हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे जुनून नीट टेस्ट 3 की, जिसका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाउस द जोश, जुनून वाले आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखो, असर्शन वर्नर proposed the concept of a primary valence and a secondary valence for a metal ions। बेटा वर्नर ने क्या किया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात की थी। आप एक बात याद रखना है यहाँ पे आपको कि इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी जो ली थी, दो बातें बताई थी। एक प्राइमरी वैलेंसी, इसकी बात की इन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर पे, और एक बात की इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी। किसकी बात की बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी की बात की। तो सेकेंडरी वैलेंसी में ऑक्सीडेशन नंबर बेटा नहीं लिया था इन्होंने, यहाँ पे क्या लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिया था बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलता है। अब देखो क्या कह रहा है, असर्शन हो गया वर्नर प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ अ प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस फॉर अ मेटल आयन। रीजन की बात अगर हम करें तो वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स बॉन्ड डायरेक्टली टू द मेटल आयन। बेटा जितने बॉन्ड वो डायरेक्टली बना रहा है मेटल आयन से, तो पहली वाली बात तो बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका रीजन भी इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी बेटा क्या बता रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बेटा इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा आंसर चला जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर चला जाएगा हमारे पास। आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट। कौन सा आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following dissociates into simple ions completely when dissolved in water? ऐसा कौन सा सिंपल आयंस है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, अब देखो आप K4FeCN6 बेटा ये एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन की तरह बिहेव करेगा। FeCN6 एंड कॉम्प्लेक्स आयन ये भी रहा आपका। ये जो डबल आयन सॉल्ट होते कौन से वाले बेटा, अगर बात करें हम डबल सॉल्ट की, किसकी बात करें, डबल सॉल्ट की, तो ये अपनी आइडेंटिटी को नॉट रिटेन नहीं रखते हैं। क्या नहीं करते, नॉट रिटेन। और ये बेटा क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, और इसमें आपका कौन कौन आता है, पोटाश एलम, कौन आता है बेटा, पोटाश एलम देख लेंगे यहाँ पे। और बेटा एक हम लिख लेंगे, कौन सा लिख लेते हैं हम, मोहर सॉल्ट। क्या लिख लेते हैं बेटा, मोहर सॉल्ट। ये दोनों इस तरह से आ जाएंगे। तो आप बताओ यहाँ पे क्या, पहला वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बेटा नहीं हो सकता। ठीक है, बात खत्म हो गई इसकी। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, 3 ऑप्शन जाएगा, और ये होता है आपका क्या, मोहर सॉल्ट। बेटा ये पूरी की पूरी तरह से डबल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, और ये डबल सॉल्ट बेटा क्या बना देता है, आपको डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरीके से वाटर में। क्लियर है, तो इसका आंसर कौन सा चला गया बेटा, आंसर 3। कौन सा आंसर गया इसका, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक और असर्शन रीजन है बेटा, और असर्शन रीजन जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके एनसीईआरटी पे कमांड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है। K4FeCN6 ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है किसमें, Fe+2 में, Cn- में, इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा बिल्कुल गलत बात हो गई ये तो। Fe+2 में थोड़ी हो रहा है, K4 को तोड़ लो, चलो K4FeCN6 ये रहा आपके पास। ठीक है, आपको इसको ब्रेक करना है, तो ये टूटेगा ऐसे, 4K+ बनाता है, और ये वाला आयन पूरा का पूरा क्या हो जाता है बेटा, अलग दूसरे आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे चार्ज -4 इस तरह से, ये इस तरह से ब्रेक होता है। और यहाँ ये क्या कह रहा है, Fe+2 में बोल रहा है, Cn- में बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरी बात, रीजन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सही बात है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, ये रही आपके पास आइडेंटिटी रिटेन रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी रिटेन कॉम्प्लेक्स। और डबल सॉल्ट क्या कर रहे थे, डबल सॉल्ट बेटा आइडेंटिटी को रिटेन रख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी रिटेन हो गई,
लेकिन डबल सॉल्ट में आइडेंटिटी नहीं रिटेन होगी, वो अपना लॉस कर देते हैं आइडेंटिटी को, जिस वजह से बेटा ये सेकंड बात इसकी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो बेटा देख लो, पहली वाली बात गलत है, सेकंड वाली बात सही है। तो क्या हो गया, दिख रहा है कहीं, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो आर तो सही हो गया, और ए क्या हो गया बेटा, ये वाला बात तो गलत होगी ना, तो यहां से क्या देख लोगे, ये डी आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लैप करो, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई, आंसर डी सही, कोई 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 गड़बड़ नहीं है, सही है। ए बिल्कुल सही आंसर लगाया और कह रहा हूँ गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ चालू हो गई, हाँ सही है, वो फालतू में कह रहा हूँ गड़बड़ हो गई, सही हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं तो वो क्वेश्चन तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो कोई दिक्कत ठीक। हाँ अगले, अब वो नेक्स्ट स्टार्ट से अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, और इसको कलर को चेंज करके ये ले आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला फॉर टेट्राएमीन एट टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले कोबाल्ट दिया हुआ है देख लो, तो बेटा यहां लिखो, आपको फॉर्मूला अगर लिखना है इसका तो कोबाल्ट लिख लो। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेट्राएमीन, तो टेट्राएमीन बेटा NH3 4, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्वा, क्या बोल रहा है बेटा, एक्वा, तो H2O, और इसके बाद बेटा 2 डाई बोल रहा है ना, इस तरह से कर लो। अब क्या देख रहा, अब आपको बोल रहा है कि 3 कोबाल्ट 3 में जाना है, किस में जाना है बेटा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो अब आपको एक बात बताओ मुझे, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 में जाना है, तो बेटा ये 1 और ये इस तरह से 2 6, तो बेटा Cl3 लगा दूंगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बेटा अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है तो देख लो, क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, कितनी निकालनी है बेटा आपको, 3 निकालनी है, तो 3 Cl3 माइनस जाएगा, तो बेटा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कोबाल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, फर्स्ट, कौन सा आंसर जाएगा बेटा, फर्स्ट, ये आपके पास हो गया आंसर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते, इसकी ऑक्सीडेशन अगर निकालोगे तो बेटा कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू प्लस की 3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पहली बात तो ये आ रही है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखनी है, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात की जाए, तो ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 मान लो, कितनी मान लो, 6 मान लो। ठीक है, आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, तो ये तो बेटा ऐसे गलत हो गया। ठीक है, इसको हटा दो। अब क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, ऑक्टाहेड्रल सिस ट्रांस कौन कौन दिखाएगा, क्या कह रहा है, सिस और ट्रांस कौन कौन दिखाएगा, बेटा ये AB6 वाली है, मान लो इस तरह से कंडीशन है MA6, कौन सी कंडीशन है ये, MA6 कंडीशन है, तो ये तो बेटा कभी भी सिस और ट्रांस नहीं दिखाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी कौन सी है, वही वाली है MA6, तो बेटा ये भी क्या करेगा, ट्रांस कंडीशन, सिस और ट्रांस नहीं दिखाएगा। बेटा कैसे दिखा देगा बताओ मुझे, आप खुद बता दो, ये M लगा दिया मैंने, यहाँ पे A लगा दिया, यहाँ पे A, इधर साइड में A, इधर साइड में A, अब ये भी A है और ये भी A है, बताओ सारे का सेम एंगल सेम आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी एक्सचेंज करा दो आप, कोई क्या करा ना, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज करा दो, चलो करा दिया मान लिया, तो क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, कुछ कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेम वैसे का वैसे रहेगा, तो बेटा ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब ये आपके पास NH3 4Cl2 आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये आपके पास मान लो यहाँ पे कोबाल्ट लिखा हुआ है, आपने क्या किया, इधर आपने NH3 लगाया,
यहाँ पे आपने NH3 लगाया, यहाँ पे आपने NH3 लगा दिया, और यहाँ पे बेटा क्या लगा दिया, NH3 लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप क्या लगा दो, Cl को लगा दो, और यहाँ पे बेटा Cl लगा दो, दोनों Cl पास पास लगा दिया आपने, सेम बराबर बराबर। ये कंडीशन होती है बेटा सिस। कौन सी कंडीशन होती है, सिस कंडीशन होती है। ऐसे ही बेटा एक और बनाते हैं हम, यहाँ पे ये सिस कंडीशन हो गई आपके पास। ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पे आपने क्या बना लो, कोबाल्ट बना लो, ऊपर बेटा Cl लगा दो, एक बार नीचे Cl लगा दो, इधर आप NH3 ले लो, ये आपका NH3 आ गया, यहाँ पे बेटा NH3 आ गया। ऐसे ही आपने इधर क्या ले लिया, NH3 ले लिया, और बेटा एक बार यहाँ पे NH3 ले लिया। यही वाली कंडीशन तो बन रही है। तो बताओ ये कंडीशन बेटा, इस कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, देखो ये और ये, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल गया आपको, सिस और ट्रांस आइसोमर, मतलब सिस मिला, ट्रांस मिला, तो किस में मिल रहा है बेटा, CONH34Cl2 में। तो आपका आंसर चला गया बेटा ये थर्ड। ठीक है, CONH34Cl2 ये आ गया। आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना बेटा अलग से, ऐसे करके, ये हो गया थर्ड। क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 95 हो गया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आपके पास आ रहा है। फिर से वही कंडीशन है, देखो, फेशियल, फेस एंड मेरिडियनल मर आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्स टाइप। बेटा फेशियल और मेरिडियनल, फेशियल कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि आपने तीन, मान लो ऐसे करके ये क्या लगाया है, मान लो A3 है कोई, ये A आ गया, और ऐसे ही इधर A आ गया, और ऐसे ही बेटा इधर A आ गया, यहाँ पे आपने B ले लिया, यहाँ पे आपने B ले लिया, और ये बेटा B ले लिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो, ये एक साइड में बना रहा है ऐसे करके, ये कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, कौन सी कंडीशन होती है, ये फेस से, क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, ये फेस होता है। ऐसे ही मेरिडियनल में क्या हो जाएगा, इधर साइड में A आ जाएगा, इधर साइड में A आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लो बना दे रहा हूं इसको भी, A इधर ले लो, इधर साइड में B ले लो, इधर साइड में B ले लो, और बेटा इधर साइड में B ले लो, इधर साइड में A ले लो। ये कंडीशन अगर बन रही है, तो ये कंडीशन आप जनरली देखोगे कौन सी हो जाएगी, मर की कंडीशन हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो फेशियल एंड मर किस में बन रहा है, देखो MA3B3 में, किसमें बन रहा है बेटा, MA3B3 में फेशियल एंड मर बन रहा है। तो यहाँ देखो MX2L4 में नहीं बनेगा, ML4 में भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं होगा, ये वाले कंडीशन में भी नहीं होगा। कौन सी कंडीशन बची बेटा, MA3 एंड B3। तो आंसर बेटा इसका क्या चला गया, आंसर हो गया सेकंड। कौन सा आंसर हो गया बेटा, सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन। फिर से बेटा असर्शन रीजन है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो। क्या बोल रहा है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल, जैसे टेट्राहेड्रल की बात करें बेटा, MA4, ये आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड में आएगा। जैसे ऐसे देख लो, ये होता है ऐसे, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड बन गया। कोई भी यहाँ पे मेटल रखा होगा बीच में, और ये इस तरह से कंपाउंड बने हुए हैं। तो टेट्राहेड्रल कंडीशन जब भी आती है, तो बेटा इसमें सिस और ट्रांस आप नहीं बता पाते हो, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल बेटा कोई भी रोटेट करोगे तो बॉन्ड एंगल सेम का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो कोई भी जब लोकेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो बेटा आप सिस और ट्रांस कैसे बना सकते हो। तो इस कंडीशन में बेटा सिस और ट्रांस यहाँ पे नहीं बनती। ठीक है, किसमें नहीं बनती, टेट्राहेड्रल। किसमें बेटा, टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस नहीं बनती है। ठीक है, क्या कह रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सही बात है बेटा। The relative position of unidentate ligands in tetrahedral geometry are identical with respect to each other। बेटा आप अगर कोई यूनिडेंटेड लिगेंड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, यूनिडेंटेड लिगेंड लगा रहे हो, तो उसके बाद क्या देखते हो बेटा, उसकी एक आइडेंटिकल कंडीशन होगी, आप उसको बदल थोड़ी सकते हो, कोई सिस और ट्रांस थोड़ी बना सकते हो। तो वहां पे ये वाली बात भी बेटा क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो इस वजह से इसका आंसर बेटा क्या, both A and R are true, but R is the correct explanation of A। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा जाएगा आपके पास, आंसर फर्स्ट चले जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलें साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, ऑक्सिलेट बेटा बाइडेंटेड दिया हुआ है। क्या है ये, बाइडेंटेड दिया हुआ है। तो बाइडेंटेड जब दिया हुआ है, आप देखो CrCl6, इधर भी CrCl Cl O6 OX ये दिया हुआ है।
अगर आप पूछ रहे, अब बेटा पूछ क्या रहा है, टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर शो, पहली है सिस CrCl2OX2 और दूसरी है बी जो दिया हुआ है बेटा ट्रांस दिया हुआ है CrCl2OX2, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक सिस है एक ट्रांस है। सिस वाले में देखो सेम साइड लगे हुए हैं, ट्रांस में बेटा Cl देखो अपोजिट और OX भी कैसे लगा हुआ है, अपोजिट साइड लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ क्या पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो वही होता है ना जो क्या कहते हैं कोई सुपर ऐसे करके ना हो, आपने देखा होगा जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले, वही क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, अगर सिमेट्री दिख गई वहां पे तो वो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अब देखो आप यहां से इसको कट करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप इसको यहां से कट करना चाह रहे हो, ऐसे करके इसको कट कर रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा प्रेजेंट है तो ये कैसा हो गया बताओ, इनएक्टिव हो गया क्या नहीं हो गया, कैसा हो गया बेटा, इनएक्टिव। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, क्या है, अब्सेंट है। तो इस वजह से बेटा ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो सिस फॉर्म बेटा इसकी क्या होती है, ये देखो ये सिस फॉर्म है और ये बेटा कैसी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो सिस फॉर्म में क्या होगा, सिस स्टेबल है मतलब एक्टिव है और ट्रांस बेटा इनएक्टिव है। तो देख लो बोथ 1 and 2 आर ऑप्टिकली, गलत हो गया बेटा। ओनली 2 इज ऑप्टिकली, बेटा गलत हो गया। ओनली 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव, बेटा ये आंसर आपका चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, आंसर 3। क्या हो जाएगा, आंसर 3। मतलब ओनली 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिस वाला जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और जो ट्रांस वाला होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैच द कॉलम है बेटा, मैच द कॉलम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, मैच द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, गिव द कॉलम 1 एंड द करेक्ट डिस्क्रिप्शन एग्जांपल गिवन इन कॉलम 2। ये दिया हुआ है, ये दिया है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा दिया है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा दिया है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले वाले से मिलाएंगे इसको, देखो ए बी सी दिया हुआ है आपको। अब देख लो ये 1 2 3 ये दिए हुए हैं। This type of isomerism arise in a coordination compounds containing ambidentate ligands। बेटा बिल्कुल सही बात है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड अगर होगा, अब बताओ आपको बताओ अगर एम्बीडेंटेंट लिगेंड है, आपने ऐसे करके एक कंपाउंड जोड़ा है Na2 और एक जगह जोड़ा है ONO, ऐसे जोड़ा है, तो बेटा ये वाली आइसोमेरिज्म अगर होती है तो इसको लिंकेज तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो ए का चला जाएगा पहला, ठीक है। अब रेड एंड येलो फॉर्म कोबाल्ट NH3 और NO2 ये इसकी बना दिया इन्होंने, ठीक है। चलो ये चला गया ए का पहला। अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन, दो बचे आपके पास अभी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है क्या, CONH36 इधर CrCN5 दे रखा है इसने, ठीक है। ये दूसरे वाले में बेटा क्या है, इधर साइड में देखो CrNH3 मतलब Cr के साथ में क्या जोड़ दिया इसने, NH3 जोड़ दिया और COCN के साथ में 6 जोड़ दिया। बेटा इसको 6 कर लेना, ठीक है, ये 6 रहेगा, ठीक है। CrNH3 तो बेटा एक्सचेंज कर दिया लिगेंड का, लिगेंड का एक्सचेंज मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा, कोऑर्डिनेशन। तो ए का चला गया फर्स्ट, बी का चला गया सेकंड, ठीक है। तो सी का तो जाहिर सी बात है थर्ड स्टेटमेंट बचा, तो सी का थर्ड ही होगा, देख लेते हैं। This form of isomerism arises when the counter ions in complex salt accept potential ligands and displace ligands which can then become the counter ion। CONH3 बेटा आयंस का चेंज हो जाए, किसका चेंज हो जाए, आयंस का एक्सचेंज हो जाए। जैसे देखो ये SO4 अंदर था, Br बाहर था, यहाँ पे क्या हुआ, Br अंदर आ गया बेटा और SO4 बाहर हो गया, ठीक है। तो आयनाइजेशन हो गया, क्या हो गया, आयनाइजेशन। तो ये यहाँ पे चला जाएगा बेटा थर्ड। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए का 2, ये बाकी तो सारे गलती हो गए ना बेटा, फर्स्ट वाला जब सही हो गया तो ये आपको मिल गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो आंसर बेटा इसका क्या हो गया, आंसर फर्स्ट। कौन सा आंसर चला गया बेटा, फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 101 पे। क्या बोल रहे हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व DsP2। बेटा किसकी बात करेगा ये? DsP2 की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई, स्क्वायर प्लेनर की बात अगर आती है कहीं पे, स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर बेटा क्या होता है आपके पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लिखते हैं DsP2। अगर बेटा टेट्राहेड्रल की बात करें, किसकी बात करें? टेट्राहेड्रल की बात करें तो इसका हम लिखते हैं sp3। क्या लिखते हैं बेटा? sp3। ठीक है, अब बात कर रहा है दूसरा वाला, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा सही हो गया, सेकंड की बात करते हैं। द कॉम्प्लेक्स निकल साइनाइड फॉर 2 इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा ये देखना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करना है। आपके पास दिया है निकल CN4 और इस पे चार्ज दिया हुआ है बेटा -2। ठीक है, अब -2 तो बेटा ये -1 होता है, तो 4 उधर जाएगा प्लस, तो निकल +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये निकल +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो होता है 4s2 3d8। कितना होता है बेटा? 4s2 3d8। ठीक है, अब 3d8 में बेटा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, 3d8 बचा आपके पास ये इस तरह से, ये एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने। बेटा ये कैसा है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन फिल करो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अभी तो ये कंडीशन है, लेकिन होगा क्या? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो बेटा ये पेयरिंग करा देता है, इधर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये इस तरह से करेगा तो फाइनल बेटा जो बनाना है वो बनेगा इस तरह से। यहां बनाते हैं, इसका जो फाइनल बनेगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पेयरिंग हो जाएगी बेटा। और ये आपके जो ऑर्बिटल है वो आपका क्या हो जाएगा? 4 5 6 8 हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये वाला जो ऑर्बिटल दिख रहा है, ये ऑर्बिटल आपका वैकेंट बचा। क्या बचा बेटा? वैकेंट। तो इनर ऑर्बिटल हो गया, मतलब ये वाला डी पहले फिल होगा, उसके बाद एस फिल होगा, उसके बाद पी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो DsP2। अब ये वाली बात देखो क्या कह रहा है, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड। बेटा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो डायमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा ये? डायमैग्नेटिक। ये भी सही हो गया और ये वाला भी बेटा क्या हो गया? सही हो गया। तो इसमें आप देखो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन की बात कर रहा है। असर्शन बोल रहा है COC2O4 इस पे -3 चार्ज दिया हुआ है बेटा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसको निकाल लेंगे अभी। इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देख लो इसको बेटा, ये पहली बात तो ये आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये ऑक्सिलेट, क्या है बेटा? ऑक्सिलेट। ठीक है, अब आ जाओ इधर, कोबाल्ट। इसके बाद क्या है? C2O4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस पे चार्ज दिया हुआ है आपका -3। ये बेटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, उधर जाएगा +3, तो कोबाल्ट यहाँ पे आएगा आपका +3 में। किस में आएगा? +3 में। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d7। कितना होता है? 4s2 3d7। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से निकालो, तो फाइनल कंडीशन जो बनी वो आपकी आई 3d6। क्या आई? 3d6। अब 3d6 में आप वैकेंट ऑर्बिटल देख लो। आपने इस तरह से क्या किया, ये ऑर्बिटल बनाया, 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, डब्बे, 5 डब्बे बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अभी ये वाली कंडीशन है आपके पास। अब ये कंडीशन, लेकिन बेटा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या कराएगा, इसको यहाँ ले आएगा उठा के, और इसको बेटा इधर से दोनों को मिला के यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फाइनल बना रहा हूं मैं, यहाँ पे आओ, 4 और 1 बेटा 5, ये बनाए पहला इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हुआ, ये इस तरह से, ये और बेटा ये, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। आपके पास ये 2 डब्बे जो बचे वो खाली बचे रह गए। तो डी, ये कौन से वाले थे? डी थे ना बेटा, तो डी के 2 खाली रह गए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे D2 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा?
D2 फिर S फिर P फिर 3, क्योंकि ये बेटा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यहाँ पे 6 बनने होते हैं। कितने बनने होते हैं? 6। तो 6 बनने, तो बेटा D2sp3 इस तरह से कंडीशन आएगी। इनर ऑर्बिटल है तो कैसा है बेटा? इट इज एन इनर ऑर्बिटल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडेशन। बेटा बात सही है, और रीजन ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो गया बेटा? डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका बेटा? फर्स्ट। क्या चला जाएगा? फर्स्ट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर साहब फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये बेटा, और इसको हम क्या करते हैं, ये आ गया आपका फोर्थ, ठीक है। चलो देखो इसके बाद सबसे पहला है मैच द कॉलम। बेटा लिस्ट 1 ये दी हुई है और लिस्ट 2 आपको ये दी हुई है, ठीक है। आप पहले दिया हुआ है MnCl6, क्या दिया हुआ है आपको? तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है आपको MnCl6 और यहाँ पे कोई चार्ज है -3 चार्ज दिया, ठीक है। इसको निकालो। मैग्नीज बेटा Cl+3 में जाएगा, Mn+3 किसमें गया? Mn+3। तो जब Mn+3 जाएगा तो ये बनाएगा 4s2 3d5 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो, फाइनल कंडीशन बेटा D4 बन गई। क्या बन गई? D4। और बेटा ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड ये कैसा है? वीक फील्ड। कैसा हो गया बेटा? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, 4 के 4 अनपेयर्ड है, मतलब पैरामैग्नेटिक है बेटा। कैसा है? पैरामैग्नेटिक है विद 4 अनपेयर्ड के साथ। किसके साथ? 4 अनपेयर्ड। दिख रहा है कुछ ऐसा? ए का पैरामैग्नेटिक विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ए का हो गया दूसरा, यहाँ पे लिखते हैं हम, ए का हो गया दूसरा, ठीक है। अब आ जाओ FeCN6 पे। किस पे आ जाओ बेटा? FeCN6। सेकंड की बात करो यहाँ पे FeCN6 और इस पे बेटा कोई चार्ज दिया हुआ है 3 चार्ज। तो ये हो गया बेटा Fe+3। क्या हो गया? Fe+3 हो गया। Fe+3 का होगा 4s2 3d6 होगा बेटा ये। अब 2 यहां से 1 यहां से 3d5 बचा। क्या बचा? 3d5 बचा, ठीक है। अब 3d5 जब हो गया ये, आपके पास देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे हो गए बेटा इसके। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और एक बात और, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा बेटा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा। तो पेयरिंग करा के भर लो 1 2 3 4 5। ये 1 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रह गया? खाली। इसका मतलब होगा तो ये पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब दिख रहा है कहीं पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब बी का बेटा क्या हो जाएगा? बी का हो गया आपका कौन सा वाला? तीसरा वाला, थर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कोबाल्ट F6। किसमें आ जाओ बेटा? कोबाल्ट F6, ठीक है। तो यहां पे बनाते हैं इसको। देखो कोबाल्ट F6 इसका होता है, आपको पता है 4s2 3d7। कितना होता है? 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा? यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो फिर से 3 निकालने, यहाँ से 2 यहाँ से निकालो और 1 यहाँ से निकालो। क्या बचेगा? ये 3d6 बचेगा बेटा। तो जब d6 आ गया, अब बताओ यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं होगी ना, यहाँ पे तो पेयरिंग बेटा नहीं होनी है। तो जब पेयरिंग नहीं होनी है तो 6, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आएगा। फिर से देखो कितने आपको मिल रहे हैं? 4। तो ये फिर से कैसा हो गया बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। और उसके साथ में बेटा 4 अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक विद 4 अनपेयर्ड, ठीक है। कितनी दिख रहा है? तो ये तो 5 बात ही खत्म हो गई बेटा। 4 के साथ फिर से इसका 2 हो गया। तो सी का बेटा क्या हो जाएगा? फिर से सेकंड वाला हो जाएगा। बाकी कौन सा बचा? कोबाल्ट के साथ में C2O4-3। बेटा कोबाल्ट फिर से वही कंडीशन है, 3 ऑक्सिलेट वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा बताओ? पेयरिंग करा देगा। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, फिर से D6 है, D6 ही तो आएगा बेटा 3 के साथ में। तो D6 जब आएगा तो कोबाल्ट क्या करा देगा? यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में क्या दिया? ऑक्सिलेट आई। ऑक्सिलेट बेटा कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा बेटा इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो बेटा इसका क्या चला जाएगा? पहला।
तो आपके पास डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ये ए का चौथा, ये तो गलती हो गया, ये वाला आंसर क्या चला या फर्स्ट। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्या बोल रहा है, FeH2O6 इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए 1 एंड 2 आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या बोला, FeH2O6 प्लस 3 मतलब स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। तो बेटा Fe प्लस 3, Fe प्लस 3। अब Fe का एटॉमिक नंबर आपको पता है 26 होता है, तो देख लो क्या बनेगा इसका 4s2 3d6। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या आपके पास D5। आप देख लो, वाटर है बेटा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और ये आपको 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 बेटा स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, 5 के 5 अनपेयर्ड है यहाँ पे। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पहली वाली बात तो हो गई बेटा सही। ठीक है, दूसरी वाली बात देखते हैं, FeCN6-3 इज वीकली पैरामैग्नेटिक ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। FeCN6 फिर से भाई D5, मतलब क्या होना चाहिए, D5 बचेगा आपके पास। क्या बचेगा बेटा, D5, लेकिन इस बार क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN। देखो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो अब क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। 5 फिर से बना लो इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, 5 1 2 3 4, ये बचा आपका अनपेयर्ड। इसकी वजह से बेटा पैरामैग्नेटिक तो होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक तो होगा बट वीक होगा। कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर है, तो ये कैसा मिलेगा आपको पैरामैग्नेटिक, वीक मिलेगा। कैसा बेटा, वीक मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना वीकली पैरामैग्नेटिक, ये वाली बात भी क्या हो गई बेटा, सही हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही बात है, पहला ही हो गया बेटा फर्स्ट आंसर। आंसर क्या चला जाएगा इसका डॉक्टर साहब, 1। कौन सा आंसर जाएगा, 1 आंसर जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा पूरा, देख लेना एक बार अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नीज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हेक्सा एक्वा मैग्नीज, बेटा मैग्नीज लिख लो, इसके साथ में वाटर लिख लो, और इसके पास 6 और 2 बोल रहा है, तो बेटा यहाँ +2 कर दो। ठीक है, क्लियर है, हेक्सा एक्वा +2। ठीक, अब आ जाओ, Mn+2 में जाएगा। Mn किस में गया बेटा, +2 में। तो जब ये +2 में गया तो ये 4s2 3d5 तो होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा क्या 3d5। 3d5 बचा, क्या बोल रहा है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा वीक फील्ड है, अभी जस्ट बता के आए पीछे एक क्वेश्चन में कि वाटर वीक फील्ड की तरह काम कर रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन और पांचों के पांचों बेटा कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। कैसे, अनपेयर्ड। तो पहली वाली बात तो होगी बेटा सही। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, hexacyanomanganese ions contains only 1 unpaired electron due to strong field ligands। बेटा साइनाइड आ जाएगा, इस बार क्या बन जाएगा Mn और साइनाइड, इसके साथ में 6 बेटा, चार्ज ऊपर दे देना, +2 दे देना, जो भी उसके साथ दिया था वैसे ही दे देना यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा साइनाइड आ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा Mn+5 3d5 बचेगा। लेकिन साइनाइड बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, अब पेयरिंग करा देगा। क्या करा देगा बेटा, ये यहाँ ले आओ इसको उठा के, फिर इसको उठा के इधर लाओ और दोनों को इधर ले आना यहाँ पे, और ये वाला आपका क्या बचेगा, देख लो। अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा रह गया ना। अब देखो इसका फाइनल स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 ये आगे पेयरिंग हो गई, 4 हो गए, ये बचा 5वां। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया, अनपेयर्ड रह गया। कैसा रह गया, अनपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। बात सही हो गई, दोनों बातें सही है। तो क्या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेटा ये आंसर चला जाएगा फर्स्ट। कौन सा आंसर जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विद रेफरेंस टू द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा वीबीटी के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, वीबीटी के बारे में बताना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ असम्पशंस। सही बात है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे नंबर ऑफ असम्पशन देखे जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व होती है, तो बिल्कुल बेटा राइट, फर्स्ट बात बिल्कुल सही हो गई। सेकंड बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ मैग्नेटिक। बेटा मैग्नेटिक डाटा तो बताया इन्होंने, पैरा डाया, लेकिन क्वांटिटेटिव किस तरह से मैग्नेटिक होगा, बहुत ज्यादा या कम, इस वजह से इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये बेटा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव नॉट, सही बात है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तीसरा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर एक्सिबिलिटी। बेटा गलत हो गया, कलर के बारे में तो इन्होंने कोई बात नहीं की थी, क्लियर। उसके बाद फोर्थ, ये वाली बात हो गई गलत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। हाँ सही बात है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर वीबीटी की बात की जाए तो ये टेट्राहेड्रल, किसके बारे में बेटा, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर को एग्जैक्ट नहीं बता पाए थे, एग्जैक्ट नॉट डिस्क्राइब्ड, ऐसे करके देखो, एग्जैक्ट नॉट डिस्क्राइब, ये वाली बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। किसके अंडर आती है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, सही। तो कौन कौन सी बात सही दिख रही है बेटा, फर्स्ट वाली बात सही, सेकंड वाली सही, और थर्ड वाली गलत हो गई, फोर्थ वाली सही। तो 1, 2 एंड फोर्थ कहीं दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट 1, 2, 4 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट, गलत हो गया, यही वाला सही हो गया बेटा, फर्स्ट। कौन सा चला जाएगा इसका आंसर, आंसर फर्स्ट, क्लियर है, ओके। देख लो एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 7, स्टेटमेंट पता है 107 पे, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है फिर से बेटा आपके पास, और इस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आप देखोगे क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स 3/5 डेल्टा नॉट। दूसरा क्या कर रहा है, T2G ऑर्बिटल डिक्रीज बाई 2/5। सही बात है, अगर बेटा मैं ईजी ऑर्बिटल की बात करूं तो ये क्या होती है, +3/5 डेल्टा नॉट के साथ इंक्रीज करती है। अगर मैं T2G की बात की जाए तो बेटा ये -2/5 डेल्टा नॉट के साथ डिक्रीज होती है। तो ये दोनों बातें बेटा क्या हो गई, इसकी सही हो गई, पहली बात सही हो गई, सेकंड बात सही हो गई। डेल्टा नॉट डिपेंड अपॉन द फील्ड प्रोडक्टली द लिगेंड्स। बेटा सही बात है, लिगेंड पे ही तो डिपेंड करती है किस तरह से, क्या कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो बेटा तीसरी वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। फोर्थ क्या कह रहा है, डेल्टा नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। बेटा चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ना, डेल्टा नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे तो मेटल के चार्ज पे डिपेंड करता ही करता है, तो ये चार्ज पे तो डिपेंड करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट, तो बेटा ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या, 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 आपको कहीं दिख रहा है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट बेटा, फर्स्ट आंसर। कौन सा आंसर जाएगा इसका भी, फर्स्ट। कौन सा आंसर जा रहा है डॉक्टर साहब, आंसर फर्स्ट, क्लियर है। 107, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। 108 आपको क्या बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इधर से इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसकी, विद रेफरेंस टू डीजर्मिनेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा डी ऑर्बिटल को जो आप डीजर्मिनेट करते हो, डी ऑर्बिटल अलग अलग है, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, इस तरह का अलग अलग शेप मिलेंगे इसके बहुत सारे। तो बेटा वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन। बेटा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम मेटल निकाला है आपने या आयन निकाला है, क्या हो जाएगा, 5d ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हैव द सेम एनर्जी। बिल्कुल सही बात है बेटा, सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज मेंटेन द डीजर्नेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या ये डीजर्नेसी ऑफ मेंटेन करता है बेटा, बताओ। बिल्कुल सही बात है, करता ही करता है, जाहिर सी बात है। स्फेरिकल बेटा कौन सा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और ये डीजनरेसी को मेंटेन करता है, सेकंड बात। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री लिफ्ट द डीजनरेसी ऑफ डी। बेटा लिगेंड की प्रेजेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड की प्रेजेंसी तो होना जरूरी है, यहाँ पे लिगेंड जरूर जरूर होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करता है। तो ये वाली बात भी बेटा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इसमें तीनों ही बातें सही है। 108 बेटा क्या हो जाएगा, 1 2 करेक्ट बेटा, गलत हो गया। 2 3 ये भी गलत हो गया।
1 2 3 करेक्ट बेटा, यही वाला आंसर क्या चला जाएगा इसका, सही हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Mn2CO10 and CO2CO8 structures have, अब बेटा एक बात देख लो, इस तरह से मेटल कॉर्बोनिल के साथ में कंपाउंड बनता है, तो पहली बात तो एक बात बता दूं मैं तुम्हें, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है बेटा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है निकल के वो 0 आता है, ये बात याद रखना, क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब देखो मेटल मेटल लिंकेज होगा, हाँ भाई देखो क्या होता है, ये Mn और ये Mn, क्लियर, इस तरह से बॉन्ड बनाता है, ऐसे बेटा CO कोबाल्ट कोबाल्ट, इस तरह से ये मेटल मेटल लिंकेज करता है। ठीक है, तो पहली बात हो गई बेटा सही, मेटल मेटल लिंकेज होता है। टर्मिनल CO ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा बेटा, इस तरह से CO लगा होगा, इस तरह से CO लगा होगा, यहाँ पे CO होगा, इधर साइड में CO होगा, ये CO होगा, इधर साइड CO होगा, इधर साइड CO, और बेटा इधर साइड CO। कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 इधर 8 हो गए, 10 लगाने, तो बेटा एक इस तरह से, ऐसे मान लो CO इस तरह से, यहाँ पे CO लग जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कंडीशन हो गया। आपको यहाँ पे ये टर्मिनल पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये आपको टर्मिनल पे देखने को मिलेंगे, CO लगे हुए बहुत सारे, इस तरह से टर्मिनल पे जब CO मिल रहे हैं, तो बेटा ये वाली बात भी क्या हो गई, सही हो गई। ऐसे ही CO2 में क्या होता है, अब आती है बात ब्रिजिंग CO ग्रुप की, तो बेटा CO2 वाला जो कंपाउंड बनाता है, कौन सा वाला, CO यहाँ पे आपको इस तरह से CO इस तरह से लगा हुआ मिलेगा, तो ये ब्रिजिंग टाइप दिखाएगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड आपको ब्रिजिंग टाइप नहीं दिखाता है, तो इस वजह से ये वाली बात क्या हो जाती है बेटा, गलत हो जाती है, क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, लास्ट है मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन, ये तो बेटा सबसे पहले बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की, कि ये वाली कंडीशन तो बेटा ये आपको याद रखनी ही रखनी है, कि इसकी ऑक्सीडेशन बेटा कैसी होती है, 0। तो पहला सही, ये वाला भी सही हो गया, तो ए सही, बी सही, सी गलत हो गया, डी सही, तो ए बी डी, देखो ए बी सी बेटा ये बात नहीं होगी, ए बी सी डी ये भी नहीं होगा, ए सी डी ये भी नहीं होगा, ए बी डी ये वाला आंसर बेटा इसका सही चला जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, 4। कौन सा आंसर हो गया बेटा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयरन कार्बोनिल मतलब FeCO5 है, इज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल बेटा। CO एक नॉर्मल लिगेंड है, ऐसा नहीं है कि यूनिडेंटेड होता है, ऐसा नहीं कि इसको आप क्या कहते हैं बाइडेंटेड या EN की तरह बना दो या EDTA की तरह बना दो। EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेड होता है, जानते हो आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होगे। तो EN जो होता है वो बाइडेंटेड होता है, ठीक। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये मोनोन्यूक्लियर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, मोनोन्यूक्लियर हो जाता है। तो इसको बेटा याद रखना, CO कैसा होता है, मोनोन्यूक्लियर, कैसा होता है बेटा, मोनोन्यूक्लियर। इसका आंसर जाएगा बी, सेकंड, बी मान लो, सेकंड मान लो, जो आपका दिल करे डॉक्टर साहब वो मान सकते हो, ठीक है। सेकंड आंसर, कौन सा आंसर जाएगा, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म। बेटा एक बात बताऊं, साइनाइड में और C2O4 में क्या होता है, साइनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्या होता है, साइनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर फ्लोरीन और HCN में कौन स्ट्रांग होता है बेटा, फ्लोरीन स्ट्रांग होता है, ठीक है। HCN जो होता है वो वीक होता है, कैसा होता है बेटा, वीक। तो देख लो ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो साइनाइड साइनाइड 2 में आ गया, लेकिन यहाँ पे बेटा HCN सबसे वीक दिखा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन को वीक दिखा दिया, तो बेटा ये वाला जो हो गया वो गलत हो गया, और आंसर कौन सा चला जाएगा इसका, 4, HCN F C2O4 माइनस, उसके बाद C2O4 माइनस 2, और उसके बाद बेटा ये CN, ये क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, C2O4 माइनस 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये साइनाइड आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको बेटा क्या कर दें, आंसर, आंसर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो याद होगा आप लोगों को, आंसर 4। कौन सा आंसर चला जाएगा इसका, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट COCN6-3 इज ट्रू। चलो भाई COCN6 की बात कर लो, कई बार निकाल चुके हो आप अभी भी, ठीक है, तो चलो एक बार और निकालते हैं। COCN6 और यहाँ पे कितना चार्ज दिया हुआ है बेटा, -3, कितना दिया है, -3। अब आप एक बात बताओ, यहाँ CO +3 में जाएगा, चलो +3 में गया। अब आप एक बात देखो, 4s2
3d7, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, ये आपका फाइनल कंडीशन आ गया 3d6। क्या आ गया बेटा? 3d6। अब आपसे पूछ रहा है साइनाइड बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा लिगेंड? अभी जस्ट करके आए हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेटा बना लो ऑर्बिटल। ये आपने इसके ऑर्बिटल बना लिए। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, पेयरिंग करा देगा। क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। तो इस तरह से आ गया। अब आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? आप ऑप्शन पढ़ लो आप। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड। कैसा हो गया बेटा? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लो स्पिन, कैसी स्पिन है बेटा इसकी? लो स्पिन। डायामैग्नेटिक, सारी बातें लिख लो। डायामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और कैसा बनेगा बेटा? इनर ऑर्बिटल। कैसा बनेगा? इनर ऑर्बिटल। ये इसकी सारी बातें हो गई बेटा। अब आप पढ़ लो, कोबाल्ट CN6 has 4 unpaired इलेक्ट्रॉन। बेटा बात ही यही खत्म होगी। कोबाल्ट CN6 has no unpaired, इसको पढ़ो। कोबाल्ट CN6 has no unpaired electron and will high spin complex। बेटा बात गलत हो गई। क्यों? ये हाई स्पिन थोड़ी होता है, ये तो लो स्पिन होता है। उसके बाद COCN6-3 has no unpaired electron will be a low spin configuration। बिल्कुल सही बात है बेटा। COC4 है, ये वाली बात भी गलत हो गई। तो आंसर बेटा इसका क्या चला जाएगा? थर्ड। कौन सा आंसर जाएगा? थर्ड। आंसर हो गया इसका आपका थर्ड। ठीक है, क्लियर? इसको देख लेना बेटा एक बार, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, EDTA बेटा। कौन? EDTA। अगर मैं बात करूं CH2 और ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, इससे ऐसे करके ये आपका जुड़ा होगा COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, ये होता है बेटा इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे चार, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन डोनर मिल गए। क्या मिल गया बेटा आपको? 4 ऑक्सीजन डोनर मिल गए यहाँ पे। फिर इसके पास लोन पेयर होगा और इसके पास भी लोन पेयर होगा, तो बेटा एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बेटा 2 नाइट्रोजन डोनर होते, 2 नाइट्रोजन डोनर। तो बेटा एक बात बता दो, 4 और 2 6, तो हेक्साडेंटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसा हो जाएगा ये? हेक्साडेंटेड। कैसा? हेक्साडेंटेड। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ट्राइडेंटेड खत्म, हेक्साडेंटेड बेटा यही आ गया। हेक्साडेंटेड लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। बेटा यही वाला आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही। यूनिडेंटेड नहीं होगा, बाइडेंटेड नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर चला जाएगा इसका? आंसर सेकंड। कौन सा आंसर हो गया बेटा? सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल? इनमें से बेटा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, अब आप एक चीज देख लो, स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं, चिलेट रिंग की बात करूं, एक बात पढ़ी होगी आप लोगों ने, चिलेट रिंग अगर कोई बनाता है, क्या बनाता है बेटा? चिलेट रिंग बनाता है, तो वो स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, ठीक। डेंटिसिटी -1, फॉर्मूला क्या होता है रिंग का? डेंटिसिटी, डेंटिसिटी -1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डेंटिसिटी -1 बेटा, अमोनिया ये तो मोनो हो गया, बात ही खत्म हो गई इनकी। तो ये तो तीनों में एनो, ये बाइडेंटेड होता है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या होगा, ये रिंग थोड़ी बनाएगा ना, ये रिंग बनाता है, कोई भी रिंग नहीं बनाता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। EN जो होता है बेटा, EN, EN, EN क्या करता है? चिलेट रिंग बनाता है। क्या बनाता है? चिलेट रिंग, चिलेट फॉर्मेशन करता है। EN क्या करता है? चिलेट फॉर्मेशन करने की वजह से बेटा, ये चिलेट फॉर्मेशन करेगा और इस वजह से बेटा इसका क्या हो जाता है? स्टेबल फॉर्म आ जाती है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? सेकंड। कौन सा आंसर चलेगा बेटा? आंसर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत, आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म कौन सी बेटा? कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म उधर से मत समझ लेना, कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या देख रहे हो? अब ये आपका लिस्ट 1 है और ये आपकी लिस्ट 2 है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। आप एक तरह से इससे देखें, कोबाल्ट NH3NO2Cl2, फिर कोबाल्ट NH3ONO। बेटा ये कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड बदल के लग जाए, लिंकेज होती है। कैसी होती है बेटा? लिंकेज। तो ए हो गया आपका लिंकेज। कैसा हो गया? लिंकेज। मतलब ए का हो गया तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ो।
NH3Cr COC1। बेटा इस बार क्या हुआ, चेंज कर दिया आपने कोऑर्डिनेशन, लिगेंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही चेंज कर दिया, तो बेटा ये कौन सी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेर। सेकंड वाली बी वाला, बी कौन सा हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन। कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बी का कौन सा, सेकंड, बी का सेकंड, ये आ गया बेटा। क्लियर है, सी पे पहुंचो। NH3CO4Br, बेटा SO4 अंदर था, Br बाहर था। इस बार क्या हुआ, Br अंदर आ गया, SO4 बाहर हो गया, तो आयनाइजेशन हो गया, मतलब आयन का एक्सचेंज करा दिया, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेटा इसका चला जाएगा फर्स्ट। तो सी का क्या हो गया, सी हो गई आपकी आयनाइजेशन। कौन सी हो गई बेटा, आयनाइजेशन। तो सी का चला गया फर्स्ट, क्या चला गया, फर्स्ट। लास्ट बचा CrH2O6Cl3। बेटा इस बार एक भी वाटर अंदर है, सारे के सारे वाटर अंदर हैं, एक भी वाटर बाहर नहीं। यहाँ पे बेटा 5 वाटर अंदर और 1 वाटर बाहर, क्या हुआ, सॉल्वेट, या इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन वाली। तो क्या हो गया, सॉल्वेट आइसोमेर, इसका फोर्थ हो गया। तो डी बेटा चला गया आपका, डी चला गया सॉल्वेट। कौन सा, सॉल्वेट। तो डी का बेटा फोर्थ। कुछ इस तरह से कहीं मिल रहा है। ए का तीसरा दो में है, ये वाला तो गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, अब ए का तीसरा देखो, इसमें हो गया बी का दूसरा, बी का इसमें तीसरा, ये ए का तीसरा, बी का पहला, बेटा ये गलत हो गया, बी का दूसरा है ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। कौन सा, सी का देखो पहला और डी का देखो चौथा, तो आंसर बेटा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया फोर्थ। कौन सा आंसर हो गया बेटा, फोर्थ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन बेटा खत्म हो गए, अब आपका आता है सॉल्यूशन। कौन सा, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। What is the mass percentage of benzene in a solution formed by dissolved 22 gram of benzene C6H6 in 122 gram of carbon tetrachloride CCl4। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेटा पहले तो निकालो टोटल, टोटल, ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन निकालो। तो टोटल सॉल्यूशन निकालोगे तो 22 ग्राम एक है और एक कितना दिया है बेटा, 122, तो ये टोटल कितना आ गया, 144। कितना आ गया, 144। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, बेंजीन का पूछ रहा है। तो बेंजीन का पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन की बात की जाए तो ये हो जाएगा बेटा 22 अपॉन में 144। बेटा टोटल रख दो नीचे, टोटल आया, इनटू में क्या कर दो बेटा, 100 करो। ठीक है, अब आप इसको देख लो, 22 अपॉन 144 इनटू में 100। ठीक है, इसको कट कर लो, ये कितना हो गया, 11 हो गया, ये कितना हो गया, 72। कितना हो गया बेटा, 72। अब ये इस तरह से देख लो, 1100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कट कर सकते हो, चाहो तो और कर सकते हो, लेकिन इसको पूरा कट करने पे देखना क्या आएगा बेटा, 15.3% आता है। कितना आता है बेटा, 15.3%। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, सेकंड। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर सेकंड। ठीक है, क्लियर। ये आपके पास मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आ गया। क्या आ गया, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट टेम्परेचर the partial pressure of a gas above a solution is directly proportional to mole fraction in the solution। पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए मोल फ्रैक्शन के। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से ये क्या होता है, P जो है आपका P ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो ये वाली बात बेटा क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज, यही तो लिखा है बेटा, देखो सामने PHX, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो बेटा क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड, ये वाली बात तो सही है ना बेटा, एक्सप्रेस कर रहा है। और ये फर्स्ट आंसर, कौन सा आंसर चला गया इसका बेटा, आंसर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा ये। Statement 1, the total vapor pressure of a binary solution varies linearly with the mole fraction of one its component। बेटा linearly, सही बात है, ऐसे करके देखोगे तो ये कैसे बढ़ता है, ऐसा linearly बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। यहाँ पे होता है क्या, सॉल्यूट, क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की बात करता है। किसकी बात करता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये देख लो यहाँ पे
इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया, इस तरह से कैसे बढ़ता है, ये लीनियरली एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है बेटा, लीनियरली, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे हो गया, कंपोनेंट सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, तो लीनियरली हो जाएगा, सही बात हो गई बेटा। स्टेटमेंट 2, दिस लीनियर वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन पी टोटल। बेटा ये कैसे आया पी टोटल, ये होता है आपके पास एक इस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं हम यहाँ पे, पी टोटल आता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है बेटा, इस पे डिपेंड करता है ये। तो ये वाली बात भी बेटा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये वेरिएशन लीनियर, अब इसकी वजह से बेटा कैसा वेरिएशन आता है, इस तरह से देखोगे तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट बेटा, ये इस तरह से वेरिएशन लीनियर आ जाता है। कैसा आ जाता है, लीनियर वेरिएशन आ जाता है। तो आपका ये वाला बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, इसका फर्स्ट चला जाएगा। कौन सा आंसर चला जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, असर्शन ए। ये भी बेटा क्या है, असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। असर्शन, सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। रोल्स लॉ की बात कर रहा है, फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एज इट ड्रॉप्स। बेटा ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो गई, गलत। क्यों, अगर आप लार्ज निगेटिव ले रहे हो, क्या ले रहे हो, लार्ज निगेटिव डेविएशन ले रहे हो। कौन सा डेविएशन ले रहे हो बेटा, नेगेटिव डेविएशन ले रहे हो। तो ये क्या देता है, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देता है। क्या देता है बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देता है। आपको याद रखना इस बात को, इथेनॉल और वाटर, ठीक है, दारू मिलाओ और उसमें वाटर मिलाओ, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देता है लार्ज नेगेटिव डेविएशन पे। और ये क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बात गलत होगी, ठीक है। रीजन क्या बोल रहे हैं, ए स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, स्ट्रॉन्गर ज्यादा हो जाए, तो वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, ए गलत हो गया, आर सही हो गया। ए इज टू, ये तो गलत है ना बेटा, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज टू, ए इज फॉल्स, आर इज टू। तो आंसर क्या चला गया बेटा इसका, 4। कौन सा आंसर गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, the vapor pressures of a pure liquid A and B are 450 mm of Hg and 700 mm of Hg, ठीक है। ये बेटा फिगर नहीं है, यहाँ पे Hg है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, इतना टेम्परेचर आपको दे रखा है। लिक्विड मिक्सचर ऑफ A and B हैज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600। टोटल बेटा दे दिया, ये पीटी दे दिया, क्या दे दिया, पीटी टोटल दे दिया। सेम टेम्परेचर है। If the vapor phase is in equilibrium, vapor phase equilibrium में with the liquid mixture कर रहे हैं, then the ratio of mole fraction of B, vapor B के बेटा क्या पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है। उनका जो आंसर निकल के आएगा, आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, उसका जो रेशियो होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलो बात करते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक, काई बी बोलते हैं इसको। अब आप क्या करो, पी टोटल की वैल्यू रखो। पी टोटल कितना दिया हुआ है बेटा, 600 दिया हुआ है आपको, ठीक है। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, पी नॉट ए का है 450, ये रहा, ये 450 और ये काई ए को ऐसा ही रहने दो बेटा, ये तो निकालना है। प्लस इसको बेटा एक्स बी जो आपको दिया हुआ है, इसको मानते हैं 1 माइनस एक्स से। क्या मान लेते हैं हम, 1 माइनस एक्स से। तो ये बेटा सेकंड वाला कितना दे रखा है, 700, ये हो गया 700, और ये 1 माइनस एक्स से मान लिया, ठीक है, काई ए मान लिया या एक्स से मान लिया, ठीक है। अब आप आ गए, इसको सॉल्व करो। ये आपका 600 इक्वल्स टू 450 काई ए प्लस 700, ठीक है, माइनस 700 एक्स ए, ये कंडीशन बन गई, ठीक है। 700 से बन गया 700 माइनस 700 एक्स ए। अब आप इन दोनों को उठा के एक तरफ ले आओ, इन दोनों को उठा के एक तरफ ले, इसको इधर लाओगे प्लस, ये जाओगे माइनस में बेटा। तो 750
काई ए माइनस 450 का ये इक्वल्स टू 700 माइनस 600। ठीक है, ये कितना बचा 250, 250 काई ए इक्वल्स टू 100। तो काई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 250। इसको कट करो, ये आ जाएगा 0.4 के आसपास। कितना आएगा बेटा 0.4। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, इससे 0.4 आ गया, ये निकल गया, ये x से निकल आया। आपको एक बात पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू होता है 1 के बराबर, ये तो मालूम ही होगा। अब उसमें से क्या निकालना है आपको, काई बी निकाल लो। काई बी अगर निकालना है तो 1 माइनस 0.4, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.6। ये आ गया 0.6, बी आ गया 0.6। अब आपको रेशियो बताना है, तो बेटा रेशियो जब बताना है तो 0.6 अपॉन में 0.4, ये 0.4 आया, ये 0.6 आया, कट करो, ये कितना आ गया 1.5 के आसपास आ गया। कितना आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 1.25, 0.861, ये आ गया बेटा 1। आंसर क्या चला गया इसका 1। क्या आंसर चला गया 1। क्लियर है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Elevation of boiling point of a solution depends on the nature of the solute dissolved in the solvent। बेटा इस पे तो बात ही नहीं करता, ये मतलब ही नहीं है। सॉल्यूशन का डिपेंड होना नेचर ऑफ सॉल्यूट पे थोड़ी रिजल्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सही बात है बेटा, ये वाली बात सही है। डेल्टा टीबी की बात की जाए तो ये के बी इंटू में एम ये होता है। तो ये बेटा इस पे मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, सही हो गया। ये सेकंड बात इसकी क्या हो गई, सही। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, इसका वैल्यू होती है 0.52। कितनी वैल्यू होती है 0.52 किलो जूल पर मोल। इस तरह से बेटा ये कंडीशन होती है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड आंसर सही हो गया। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली बात बेटा गलत है, सेकंड वाली बात सही है। कहीं दिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये तो गलत हो गया बेटा, दोनों करेक्ट, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला आंसर बेटा चला जाएगा थर्ड। तो आंसर यहाँ पे हमको कौन सा मिल गया 3। कौन सा आंसर मिल गया बेटा 3 आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा सही बात है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे। तो ये वाली बात सही हो गई बेटा। यूनिट अभी जस्ट बता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होता है के एफ इंटू में एम होता है। और इसकी यूनिट बेटा ये कितना होता है 1.86 के बराबर, और इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। बेटा ये यूनिट होती है इसकी सेम। ठीक है, तो अगर बात करें तो द यूनिट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज किलो जूल पर मोल। ये कंडीशन हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें बेटा यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये आंसर बेटा इसका फर्स्ट चला जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड इसकी यूनिट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A 5.2 मोलर aqueous solution of methyl alcohol, मिथाइल एल्कोहल दिया हुआ है बेटा, और ये याद रखो क्या बोल दिया उसने, aqueous solution। ठीक है, CH3O4 is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? किसका पूछ रहा है, मिथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो बेटा पहले तो मोल देख लो, NCH3OH कितने दे रखे हैं 5.2 दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं N वाटर की बात करूं ये तो आपको पता ही होगा, 100,000 ले लो अपॉन में 18 से डिवाइड कर दो, ये निकल के आता है बेटा 55.5। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, N सॉल्यूशन कर लो, क्या कर लो बेटा सॉल्यूशन कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे 5.2 प्लस 55.5 कितना आ गया बेटा ये 60.7। कितना आ गया 60.7। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो मोल ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH की बात कर रहा है। देखो कितना है बताओ, मिथाइल का कितना
5 पॉइंट, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, पता है ना, अपॉन में टोटल कितना 60.7, कितना बेटा 60.7, क्लियर है। मोल फ्रैक्शन यहां से निकलेगा 5.2 अपॉन में 60.7। तो बेटा इसको जब आप कैलकुलेट करोगे पूरा कट करके तो ये लगभग लगभग देख लेना किसके बराबर आएगा, 0.086 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा बेटा, 0.086। ये तरीका हो गया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। 5.2 60.7 इसको कट करोगे तो ये 0.086 के आसपास आएगा। आंसर बेटा इसका क्या जाएगा, 3। कौन सा आंसर चला जाएगा, आंसर 3, ठीक है, 0.086। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If mole fraction of a solute in 1 kilogram benzene is 0.2 दिया हुआ है, then molality of a solute is, ठीक है, तो 0.2। अब एक बात बताओ, बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर मास पूछना है, क्या पूछना है बेटा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 78 होता है। कितना होता है बेटा, 78 होता है, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं सॉलिड, ठीक है। चलो, अगर मैं काई ए प्लस काई बी की बात करूं तो ये 1 के बराबर होता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। अब आपको कितना दिया हुआ है, बेंजीन का दिया हुआ है 0.2, कितना दिया है 0.2, तो 1 में से अगर मैं 0.2 निकाल दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट बात करूं तो बेटा मोल फ्रैक्शन काई सॉल्यूट की बात करें, सॉल्वेंट की बात कर लो ना, सॉल्यूट तो दे रखा है उसने 0.2 सॉल्वेंट, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0.8 आ जाएगा निकल के। 1 में से 0.2 घटाओगे तो 0.8 आ जाएगा। अब 1 किलोग्राम बेंजीन बेटा मोलरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलरिटी, तो छोटा है मैं ये तोतला भाई, मोलरिटी, मोलरिटी की बात करोगे तो क्या 0.2 इंटू में बेटा 1000, 1 किलोग्राम है ना तो 1000 अपॉन में बेटा 0.8 इंटू में क्या 78, बेटा टोटल मोलर मास रख देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो कितना होगा बेटा, ये देखो यहां से यहां हटाओ, 2 4 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको कट करो कितना आएगा 250, तो यहाँ पे आ गया ये बेटा 250/78, कितना आ गया 250/78, लगभग लगभग बताओ 8 80 मान लें इसको, 8 या 24, 3.2 के आसपास, कितना बेटा 3.2 के आसपास। और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और ये 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, इस तरह से। फिर 39 को ये 40 के आसपास, 43 जा 120 और लगभग लगभग 3.2 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आंसर हो गया बेटा इसका 3.2, ये रहा। बाकी 2 3.6 देखो क्लोज क्लोज थे, लेकिन इसको सॉल्व कर लेना तो 3.2 ही एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो 3.2 बेटा क्या हो गया इसका आंसर, आंसर चला गया इसका 1। कौन सा आंसर गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PA and PB are the vapor pressure of pure liquid components A and B respectively of ideal binary solution if XA represent the mole fraction of compound A। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है XA, A को। द टोटल प्रेशर बताना है आपको, क्या बताना है बेटा टोटल प्रेशर। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। PT इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। अब इसके बाद P नॉट A प्लस P नॉट A XA प्लस P नॉट B, उसके बाद इसको बेटा 1 माइनस एक्स से मान लें, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो इसको और सॉल्व करो थोड़ा, P नॉट A काई A प्लस P नॉट B, उसके बाद P नॉट माइनस लिखना है बेटा, माइनस P नॉट B काई A, क्लियर है। उसके बाद आगे अब देखो इधर P नॉट B प्लस बेटा क्या करो काई A को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट B, क्लियर है। ये बेटा आपका निकल के आ गया P टोटल, क्या निकल के आ गया P टोटल, क्लियर। अब आप बताओ कहीं मिल रहा है PB, हाँ सही है, P नॉट इन्होंने P नॉट नहीं है, P नॉट मान लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P नॉट B काई A, ठीक है। उसके बाद P नॉट A, उसके बाद P नॉट B, मिल गया आंसर 4। कौन सा आंसर चला गया बेटा, आंसर 4, क्लियर है। देख लेना एक बार इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो जस्ट अभी बता के आया हूँ थोड़ी देर पहले।
क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ ए पॉइंट बताना है ये, तो अभी जस्ट बोला था ये वाला पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर, क्या पॉइंट होता है ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसका वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट, इफ, एक बात याद रखना, इफ ओबे रॉल्स लॉ, कौन सा लॉ बेटा, रॉल्स लॉ को अगर ये मानता है तो ये बेटा कंडीशन कौन सी होती है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है, तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, बात खत्म हो गई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, बेटा कौन सा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा कौन सा चला जाएगा, आंसर आपका सेकंड, कौन सा आंसर जाएगा, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायग्राम, अच्छा अब देखो एक बात, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है बेटा, यहां आना चाहिए था पी टोटल, लेकिन क्या हुआ, पी टोटल यहाँ पे आ गया, तो ये बेटा नेगेटिव नीचे की साइड में आ गया, किधर साइड में, नीचे, ऊपर साइड में जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे साइड में जाता है तो नेगेटिव डेविएशन, बेटा ये कौन सा डेविएशन है, याद रखो, कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन, कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन की बातें सुन लो, नेगेटिव डेविएशन हो गया, अब स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज फॉर ईच कंपोनेंट, हाँ बेटा स्केपिंग टेंडेंसी जो होगी डिक्रीज हो रही है तभी तो नेगेटिव हो रहा है, तो बेटा पहली बात बिल्कुल सही हो गई, डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर भी तो डिक्रीज होगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये वाली बात भी क्या हो गई, सही। और क्या कह रहा है, सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉर्ड्स लॉ, हाँ बेटा कौन सा डेविएशन बताता है ये, नेगेटिव डेविएशन बताता है, इस वजह से आंसर क्या चला गया, ऑल ऑफ द अबव, आंसर बेटा हो गया इसका आंसर 4, कौन सा आंसर हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, which of the following statement about the composition of the vapor over an ideal 1 to 1 मोलर दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, दोनों का मिक्सचर है बेटा, assume that the temperature is constant, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है, गिवन वेपर प्रेशर डाटा दे रखा है, बेंजीन का 12.8 दे रखा है एंड टोलुइन का बेटा 3.85 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसका 0.5, आपको पता है ना काई ए और काई प्लस काई बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो मैं इनका 0.5 मान लूं और इसका 0.5 मान लूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, तो 0.5 बेटा 12.8 का आधा करो, 12.8 का आधा करोगे कितना बचेगा, 6.4 बचेगा, कितना 6.4, और अगर आप बात करो 3.85 का, 3.85 का आधा करो तो ये 1.9 के आसपास आ जाएगा, 1.92 मान लें, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक एक का निकाल लेंगे, तो 12.8 का आधा 6.4, दोनों को अगर मैंने ऐड किया 6.4 और 1.92, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8.3 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, 8.325, इन दोनों को ऐड करने पे बेटा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये कितना आ गया, 8.325 हो गया। अब आप बताओ, अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे, आप निकालो y, ऐसे निकाल लो y बेंजीन, तो y बेंजीन बेटा निकालना है अगर आपको, तो 6.4 अपॉन में कितना 8.325, ठीक है, और अगर y टोलुइन निकालना है तो बेटा कितना, टोलुइन कितना है देखो 3.85 था, कितना बचा था 1.92, कितना बचा था 1.92, और ये कितना बेटा 8.325, ये कंडीशन, तो इसमें से कौन ज्यादा हो जाएगा, कट करोगे तो बेटा ये क्या होगा, वाई बी वाला मोर हो जाएगा किससे, वाई टोलुइन से, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। तो देखो यहां से क्या कह रहा है, वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन, बेटा गलत हो गया, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, ये भी गलत हो गया, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं, हमने तो बता दिया ना आपको, तो द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेटा बेंजीन की परसेंटेज क्या हो जाएगी वेपर में, हायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, हायर। अब एक बात और बता सकते हो, अगर वेपर प्रेशर का डाटा यहीं पे देखो बेंजीन का ज्यादा दिया हुआ, इसका मतलब वेपर जो होगा वो हायर परसेंटेज में होगा बेंजीन का, ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे, ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो आप इस तरह से भी आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, ठीक है। चलो इसका आंसर बेटा कौन सा चला गया, आंसर गया इसका 4, कौन सा आंसर गया बेटा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट डज पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम? डायग्राम बताना बेटा, आपको पता होना चाहिए ये वाला अच्छा टीबी की बात करना, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट का होता है। किसका होता है बेटा? सॉल्वेंट के लिए होता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है सेकंड वाला नीचे वाला, ये सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, आपको इस तरह से दिखाया हुआ है। ये दो रे हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो ये वाला बेटा क्या होता है? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। और ये वाला बेटा किसके लिए हो जाता है? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट ए क्या बता रहा है? सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बेटा ये मिल गया आपको। और बी क्या बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, इधर सॉल्यूट आ गया तो ये गलत हो गया। आंसर क्या चला गया? ए। कौन सा आंसर क्या बेटा इसका? आंसर फर्स्ट। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The want of factor I for a compound which undergo dissociation and one solvent and association is other solvent is respectively। ठीक है बेटा, अब अगर देखो I इक्वस टू 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1, तो ना तो एसोसिएशन होता है, ना तो इसका एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, और नॉर डिसोसिएशन। बेटा ना तो ये होता है और ना तो ये होता है, कुछ नहीं होता है 1 पे। तो बेटा या तो 1 से कम होना चाहिए या 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, बात ही खत्म हो गई बेटा, गलत हो गया ये। ठीक है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। बेटा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, बेटा पहले क्या बोल रहा है? डिसोसिएशन। तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, बेटा ये आंसर होना चाहिए। इसका आंसर जाएगा फोर्थ। कौन सा आंसर जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, क्लियर। 130। आगे बढ़ते हैं 31 पे। On the basis of information given below, mark the correct option. In bromoethane and chloroethane मिक्सचर हो रहा है, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड ए बी टाइप है, नियरली सेम ए बी। बेटा गलत बात हो गई। क्या? अगर आप ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिला रहे हो, ठीक है, आपके पास है C2H5Br एंड C2H5Cl, ये दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं। तो इनका जो होता है वो ए ज्यादा होता है, बी बी, मतलब ए टाइप या बी बी टाइप क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? नियरली सेम बोल रहे हैं, ये ए बी टाइप से ज्यादा होता है। तो ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये वाली बात बेटा गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया? नियरली सेम बोल दिया। क्या बोल दिया? नियरली सेम बोल दिया। ठीक है, अगली, इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर ए बी 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 टाइप मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी टाइप इंट्रैक्शन। बेटा कह रहे हैं अगर राउल्ट्स लॉ को मान रहे हो, किसको मान रहे हो? राउल्ट्स लॉ को मान रहे हो, तो ये वाली कंडीशन बेटा सही हो जाएगी। क्यों? इथेनॉल क्या आ गया? ये आ गया C2H5OH। C2H5OH, इसमें क्या मिल जाएगा आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये वाली बात बेटा राउल्ट्स लॉ को मान लेगी। ठीक है, तीसरी बात, इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर ए और बी इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर वीकर। बेटा ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि ये भी क्या होता है? हायर होता है। किस वजह से? क्योंकि ए बी टाइप इंट्रैक्शन कम हो जाता है और ए जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है। तो बेटा कौन सा? सिर्फ सेकंड वाला जो है वो राउल्ट्स लॉ को मान रहा है। तो सेकंड वाला बेटा क्या हो रहा है? देखो, इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर सॉल्यूशन 1 विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। कौन सा वाला फॉलो कर रहा है? पहला वाला फॉलो कर रहा है राउल्ट्स लॉ को, बाकी तो सही हो रहा है ना, तो ये तो नहीं कर रहा फॉलो। तो पहला वाला इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन 1 विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या कर रहा है? राउल्ट्स लॉ को मान रहा है, बाकी ये राउल्ट्स लॉ को नहीं मान रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 4 liter of 0.02 mole aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter volume. The molarity पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है? कैपिटल एम। क्या पूछ रहा है आपसे? कैपिटल एम पूछ रहा है, रिजल्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसका वॉल्यूम 1, V1 कितना है बेटा? 4 लीटर। V2 कितना है? 1 लीटर।
देखो V1 ये रहा V1 और 1 लीटर और जोड़ा तो ये V2 हो गया, ठीक है। M1 कितना दे रखा है, M1 दे रखा है बेटा कितना 0.02, कितना दे रखा है 0.02, कितना है 0.02। तो आपको क्या बताना है M2 बताना है, क्या बताना है बेटा M2 बताना है, ठीक है। अब आ जाओ M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो अब आपको बताना M2 है ना, तो M2 इक्वल्स टू M1V1 अपॉन में V2 रख दो बेटा। M1 कितना दे रखा 0.02 इंटू में 4 अपॉन में टोटल बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं, टोटल V2 टोटल बेटा, ये फाइनल V2 नहीं रखना है, ये जनरली आपको क्या रखना होगा फाइनल, मतलब फाइनल जो आ रहा है टोटल निकालोगे इन दोनों का तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 0.24 अपॉन में टोटल कितना फाइनल V फाइनल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल कितना हो गया बताओ, इसको करोगे 0.08 अपॉन में कितना 5, तो ये कितना आएगा फाइनल करके, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा ये हो जाता है 0.016, कितना हो जाता है बेटा 0.016। आंसर दिख रहा है, ये आंसर चला जाएगा। तो इसका आंसर बेटा हो गया 4, कौन सा आंसर हो गया 4, कौन सा 0.016, क्लियर है। तो यहाँ फाइनल अगर दोनों को जोड़ोगे ना, देखो फाइनल जोड़ोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा मोलरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बतानी है, ये रिजल्टेंट पूछ रहा है बेटा, रिजल्टेंट की वजह से 5 हुआ, वरना बनी रखा जाता है यहाँ पे, रिजल्टेंट की वजह से बेटा क्या रखना है यहाँ पे 5 रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। We have 3 aqueous solutions of NaCl labeled as A, B, C with concentration 0.1, 0.0 m and 0.001. The value of want-off factor of these solution will be in the order. बेटा जैसे जैसे डाइल्यूट होगा, जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ want-off factor की बढ़ती जाएगी। NaCl का बेटा I अगर देखें हम, NaCl I देखो तो इसका होता है 2, कितना होता है 2, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे डाइल्यूट इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा बेटा डाइल्यूट इंक्रीज होगा तो वांट ऑफ फैक्टर भी इंक्रीज होता रहेगा। अब देख लो आप, पहला वाला दिया हुआ है फर्स्ट IA, ए दिया हुआ है 0.1, बी दिया हुआ है बेटा क्या 0.01 और सी दिया हुआ है आपको 0.001, इस तरह से दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है, ये तीनों एम में दिए हुए हैं ऐसे करके बेटा। तो ये ज्यादा डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड, ये मोर कंसंट्रेटेड है, कैसा है मोर कंसंट्रेटेड, ठीक, ये थोड़ा मिडिल माइल्ड बोल दो, और यहाँ पे बेटा लेस कंसंट्रेटेड, कैसा लेस कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो IA, फिर बेटा IB और फिर बेटा क्या IC। ये आंसर कहीं दिख रहा हो तो मैच कर लो, ये रहा पहला आंसर। इसका आंसर कौन सा जाएगा बेटा आंसर फर्स्ट, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 134, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यूज्ड होला है लेबोरेटरी में, वर्क एज अ 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट शुड बी द मोलरिटी, क्या पूछ रहा है बेटा मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द नाइट्रिक एसिड इफ द डेंसिटी भी दे रखी है, और आसान कर दिया क्वेश्चन को, डेंसिटी दे दी बेटा इस बार। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा मोलरिटी निकालने का, परसेंटेज इनटू में डेंसिटी इनटू में 10 अपॉन में बेटा मोलर मास, अपॉन में क्या मोलर मास, क्लियर है। परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन में मोलर मास। देखो परसेंटेज बेटा कितनी है, परसेंटेज दे रखी है 68, इंटू में 1.5 डेंसिटी है, इंटू में 10। अब बेटा HNO3 का देख लो कितना होता है 68 है, ये परसेंटेज HNO3 आएगा ना, नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा HNO3, तो इसका बेटा मास होता है 63, कितना होता है 63। तो देख लो यहाँ पे 63 यहाँ रख दो। अब इसको देखो ये 15 हो जाएगा, 68 इंटू में 15 अपॉन में बेटा 63, 15 वन जा 15, 15 फोर जा 6, 60, कितना बचा 3 बचा, 30 हुआ 4.2, कितना आ गया देखो 68 बाई 4.2, क्या आ गया 68 बाई 4.2। अब आप एक बात बताओ, इसको कट करो, 4 वन जा 4
और ये 17 से कुछ कम होगा क्योंकि 0.2 आ गया बेटा, तो 6 देखो 17 तो होगा नहीं पूरा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो बेटा ये कितना आएगा, ये 16 कट करने के बाद ये कितना आ रहा है, लगभग लगभग 16.23, कितना 16.23, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम अपने केमिस्ट्री के। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन 298 केल्विन पे 4.27 10 टू द पावर 5 mm of Hg, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट कितने, अंडर प्रेशर भी दिया हुआ है बेटा 760 mm Hg, मोल फ्रैक्शन मतलब आपसे जान रहा है, तो बेटा एक बात करते हैं, फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन, इस तरह से। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन मीथेन सॉल्युबिलिटी ही पूछ रहा है ना, तो ऐसे करके आप इसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन की बात कर लो, इक्वल्स टू प्रेशर कितना है बेटा 760 दिया हुआ है, अपॉन में कितना KH कांस्टेंट कितना है 4.27 इनटू में 10 टू द पावर 5, कितना 10 टू द पावर 5। अब बेटा ये 10 टू द पावर ऊपर ले जाए तो 760, देखो 760 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 अपॉन में कितना 4.27, क्लियर है। अब बेटा 1 2 इधर ले आए इसको, तो ये बचा 7.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 अपॉन में 4.27, क्लियर। अब 10 टू द पावर माइनस 3 में बेटा आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर इसको कट करोगे तो ये लगभग लगभग 1.7 के आसपास आएगा। अब 1.7 10 टू द पावर माइनस 3, तो माइनस 3 देखो माइनस 2 है, ये भी गलत, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आंसर क्या बचा बेटा 1, तो इसका आंसर आपको मिलेगा आंसर 1, और ये आपका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हो गया बेटा, और आपके 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसका आंसर हो गया फर्स्ट, थैंक यू, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टेस्ट।